डॉक्टर्स टाइम भी दे दे, बहुत बड़ी बात है। तो लेट हो गया थोड़ा। एनीवे मैं पढ़ा दे रही हूँ अच्छे से आपको, और अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, क्योंकि अब घर बैठ के ही पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आज आपका जो 10th चैप्टर था, 10th चैप्टर पे आधारित एक छोटा सा चैप्टर है, छोटा नहीं है, 2 क्लास तो लग जाएगा, और वो है कंडीशनल सेंटेंस। आओ ध्यान से सुनो। कंडीशनल सेंटेंस, देखो बेटा कंडीशनल सेंटेंस क्या है, ध्यान से समझो। कंडीशनल सेंटेंस क्या है, ध्यान से सुनो। कंडीशन का मतलब होता है बेटा शर्त, यानी शर्त है वाक्य में। कैसा शर्त है, ध्यान से देखना। हाँ गौरव, एयरबॉर्न हो गया है अब तो। यहाँ पे जानते हो बेटा बहुत बुरी हालत है यहाँ पे पूरी दिल्ली की, इसीलिए तुम लोग तो अपना ख्याल रखना। यहाँ पर तो बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े पहुंच वाले लोग, ठीक है ना, उनको बेड नहीं मिल रहा है और वो लोग दर दर भटक रहे हैं। तो चलो मैं तो ठीक हो गई, और आप में से कुछ बच्चों का रीजनिंग का क्लास मिस हो जा रहा है इस समय, तो आप लोग अभी जाके रीजनिंग पढ़ लो, मेरा क्लास बाद में देख लेना। क्योंकि बेटा मेरे साथ थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक क्लास लेने के बाद मेरी हालत ख़राब हो जाती है कई बार, ठीक है। उस समय मैं गई थी 3:30 बजे ही, मुझे लगा था 5:30 बजे तक आ जाऊंगी, वापस नहीं आ पाई, क्योंकि वहाँ पे अब आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, उनके मर्जी है, वो जैसे देख पाएंगे। और क्या कर लोगे यार, डॉक्टर की तो हालत और ख़राब है। अशोक, इतना लंबा चौड़ा बेटा मैसेज में कैसे पढ़ूं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। अच्छा रीजनिंग क्लास नहीं है प्रियंका, ओके अब तो ठीक है। सुनो, कंडीशनल सेंटेंस बेटा क्या है, शर्त वाले सेंटेंस। मतलब शर्त, कैसा शर्त, अगर मैं 5 बजे आ जाती तो आपकी क्लास ले लेती, अर्थ है ना। मैं 3:30 बजे स्टाफ को क्या बोल के जाऊंगी, अगर मैं 5 बजे आ जाऊंगी तो 5:30 बजे क्लास ले लूंगी। देखो फ्यूचर के लिए, यानी 3:30 बजे जब मैं उसको बात करूंगी तो मैं उसको एक फ्यूचर में बोलूंगी क्या, कि देखो अगर मैं 5:30 बजे आ जाऊंगी, अगर मैं 5 बजे आ जाऊंगी तो 5:30 बजे क्लास ले लूंगी। हो गया, नहीं आ पाई, अगर मैं 5 बजे आ जाती तो 5:30 बजे क्लास ले लेती। इसका मतलब एक फ्यूचर सेंटेंस और एक पास्ट सेंटेंस, दोनों मैंने शर्त वाले वाक्य बताए। बेटा कंडीशनल सेंटेंस वही है, अगर तो वाले सेंटेंस। अगर मैं आ जाऊंगी तो क्लास ले लूंगी, फ्यूचर। अगर मैं आ जाती तो क्लास ले लेती, यानी कि पास्ट। दिस मीन्स कंडीशनल सेंटेंस अगर और तो वाले सेंटेंसेस है, और ये सेंटेंस में अभी मैंने आपको एक फ्यूचर दिखाया, यानी फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस, जो मैंने कहा मैं 3:30 बजे अपने स्टाफ को बोल के गई हूं कि अगर मैं 5 बजे आ जाऊंगी तो मैं 5:30 बजे क्लास ले लूंगी। और दूसरा मैंने कहा पास्ट में, जब मैं नहीं आ पाई तो मैंने अभी क्या कहा आपको, कि देखो अगर मैं आ जाती 5 बजे तो मैं 5:30 बजे क्लास ले लेती, है ना। तो ये फ्यूचर और पास्ट कंडीशनल सेंटेंस हो गया। अब मान लो मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मुझे रोज जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, तो मैं अगर ऐसे भी तो कह सकती हूँ कि अगर मैं 5 बजे आ जाती हूँ वापस डॉक्टर के पास से तो 5:30 बजे आपको पढ़ा देती हूँ, और नहीं तो फिर मुझे टाइम चेंज करना पड़ता है। क्या किया मैंने आपको तो रूटीन बता दिया। आप कहोगे मैम ये तो आपका रूटीन हो गया, बेटा मेरा परमानेंट रूटीन नहीं है, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग तो रूटीन हो गया ना। मैं क्या बोलूंगी, मैं कहूंगी अगर मैं डॉक्टर के पास से 5 बजे आ जाती हूँ तो 5:30 बजे आपका क्लास ले लेती। जानते हो फ्यूचर कंडीशनल, पास्ट कंडीशनल, प्रेजेंट कंडीशनल,
कुछ कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो बिल्कुल इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंसेस भी, यानी कंडीशनल में अगेन हम टेंस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब टेंस के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस में आओ जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं, और वो ये है कि सेंटेंसेस जिसमें एक कंडीशन हो। कंडीशन का मतलब अभी क्या बताया था आपको? कंडीशन का मतलब ही बताया था आपको शर्त, एक शर्त, तो वो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाता है, राइट? ऐसे सेंटेंसेस में एक एक्शन, वन एक्शन डिपेंड्स ऑन दी अदर एक्शन। अभी तो बताया कि अगर मैं 5 बजे तक आ जाऊंगी तो 5:30 बजे क्लास ले लूंगी, यानी क्लास लेना मेरा 5 बजे तक वापस आने पर निर्भर कर रहा है। यानी देखो, ऐसे सेंटेंसेस में एक एक्शन डिपेंड करता है दूसरे एक्शन, ठीक है? और यहां पे 2 क्लॉजेस होते हैं सेंटेंसेस। अब क्लॉज क्या होता है, फिर से ध्यान से सुनना। मैंने कहा अगर मैं 5 बजे आ जाऊंगी तो 5:30 बजे क्लास ले लूंगी। बेटा मेरा मेन इंपॉर्टेंट क्या था? बोलोगे ऑफ कोर्स क्लास लेना, हमें क्या मतलब है बाकी चीजों से? यस, आपका मतलब क्या है किस चीज से? क्लास लेने से। यानी तो वाला जो भाग है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये डिपेंड किस पर कर रहा था भाई? मेरे 5 बजे तक आने पे। ध्यान रखना, 2 भाग है। अगर मैं आ जाऊंगी तो क्लास ले लूंगी, मेन मुद्दा कौन है? क्लास लेना। दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब भाई मुख्य बात बताओ ना, आ जाओगे तो क्या करोगे? भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है वो है क्लास लेना, तो वो है प्रिंसिपल क्लॉज। और वो किस पर निर्भर कर रहा है? मेरे वापस आने पर, यानी जिस पर निर्भर कर रहा है। तो बेटा वो तो निचला हो गया ना, उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, ठीक है? प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, 2 तरह के सेंटेंसेस इसमें होंगे, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। ध्यान से सुनना, यही है 2 क्लॉजेस इसमें। जैसे अगर आप कहोगे कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं सफल होऊंगा, भाई सफल होना मेन मुद्दा है ना? सक्सेस जो सबसे मेन चीज है वो सक्सेसफुल होना है। यानी प्रिंसिपल क्लॉज है सक्सेसफुल वाला केस, आई विल सक्सीड। प्रिंसिपल का मतलब ही डिक्शनरी में देखोगे तो मेन निकलेगा, यानी मुख्य क्लॉज। और वो किस पर निर्भर कर रहा है? मेहनत करने पर। बेटा इफ जिस वाक्य को जोड़ रहा है, देखो उसको इफ क्लॉज कहते हैं। और इफ क्लॉज मतलब हो गया बेटा वो निचले दर्जे का है ना, उस पर दूसरा एक्शन निर्भर कर रहा है। तो निचले दर्जे का जो होता है उसको सबऑर्डिनेट कहते हैं। जो आपके नीचे काम करेगा ना, जब आप बॉस बन जाओगे तो वो आपके सबऑर्डिनेट कहलाएंगे। इसीलिए कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 क्लॉजेस होते हैं, एक तो मुख्य मुद्दा और एक होता है जिस पर वो मुख्य मुद्दा निर्भर करता है। यानी जिस पर निर्भर करता है वो इफ वाले भाग के साथ है। जरूरी नहीं कि खाली इफ हो सकता है, अनलेस हो सकता है, अनटिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? तो इफ क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, और जो सेकेंड वाला जो मेन एक्शन रहेगा जिसमें, उसको मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। देखो तो कोई प्रॉब्लम बताओ? ठीक है, एक बार आप इसको देखो। ठीक है, अशोक फिर से कर दो। अब आप बीमार में चाहोगे कि व्हाट्सएप एक बार किया, जवाब नहीं मिला,
तो फिर से एक बार कर दो, पहले इसको रीड करो, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। ऊपर बुला के ले लो ना, उसको बोलो नीचे से दे देगा किसी को, बुला लो, फिर बुला लो। हो गया, देख लिया। अब सुनो बेटा ध्यान से, क्लॉज क्या है, ध्यान से देखना। मैं आपको क्लॉज एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, इफ आई वर्क हार्ड। ये प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कह रहे हैं हम लोग। आई विल सक्सीड या आई विल पास, देखो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, राइट? समझ में आया बेटा? अब ध्यान से मेरी बात सुनना। क्लॉज क्या है, क्या लिखा था आपने रीड कर लिया। अब जो लिखा है उसको इस एग्जाम्पल में सेट करके दिखा दूं मैं। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज शब्दों का समूह है। ओके, शब्दों का समूह हो गया, 3 शब्दों का समूह बता दिया मैंने आपको। दैट कंटेन्स अ वर्ब, जिसमें एक क्रिया होगा, देखो ये क्रिया है, दैट कंटेन्स अ वर्ब एंड यूजुअली अदर कॉम्पोनेंट्स टू, और बाकी कॉम्पोनेंट्स भी, जैसे ये प्रोनाउन है, ये एडवर्ब है, तो दूसरे कॉम्पोनेंट्स भी है। अ क्लॉज में फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इस पूरे सेंटेंस का भाग है। देखो, हालांकि क्लॉज तो ये भी है, हम खाली इसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, है ना, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। देखो, एंड इट मे बी अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। चलो मान लो इफ मैंने हटा दिया आई वर्क हार्ड, क्या अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है? अगर मैं कहूं मैं मेहनत करती हूं, आई वर्क हार्ड, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो क्लॉज जो बोला था मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन क्या दिया, देखो। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है, जिसमें एक वर्ब आएगा विच कंटेन्स अ वर्ब एंड अदर कॉम्पोनेंट्स टू, और बाकी कॉम्पोनेंट्स भी होगा उसमें, जैसे इसमें मॉडल है, इसमें प्रोनाउन है, इसमें एडवर्ब है, इसमें प्रोनाउन है ना। एंड ये इंडिविजुअली अपना इकलौता अलग से सेंटेंस भी हो सकता है, इंडिविजुअल मीनिंगफुल सेंटेंस भी होगा, जैसे आई विल पास, मैं पास कर जाऊंगी, मीनिंगफुल है। और इट में फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का भाग भी हो सकता है। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? बेटा अभी हम लोग करा रहे हैं, रुको ना, अभी आगे आगे मत बढ़ो, अब इसको रीड करो जरा।
मयंक, मयंक देखो किसको देखे चली गई है पैसे नीचे, किसको मंगवा लो। देख लिया? अब सुनो बेटा, मैंने अभी जो पढ़ाया था वही बता रही हूं मैं। इफ इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज इट इंट्रोड्यूसेस सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैंने कहा था इफ if I work hard, I will pass। मैंने कहा था मेन मुद्दा तो भाई पास करने का है, तो ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी इफ वाला भाग छोड़ दो तो दूसरा भाग सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, दूसरा भाग प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इफ वाला भाग कौन सा है भाई? इफ वाला भाग सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इफ वाला भाग सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इफ वाला भाग सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और फिर ये इफ क्या कर रहा है? ये इफ क्या कर रहा है? इफ इंट्रोड्यूस कर रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज को, और ये इफ जो है इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग देखो, ठीक है? ठीक है? अब सुनो ध्यान से बेटा, अगर मैं इस इफ के जगह पे मैं ये लिखूं अनलेस आई वर्क हार्ड आई विल नॉट सक्सीड, या until you return I will not go, या I will pass provided I work hard, तो बोलोगे सही तो बन रहा है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। आप सफल होगे बशर्ते, प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते आप मेहनत करो तो ठीक तो लग रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम अनलेस, अनटिल, व्हेन, प्रोवाइडेड, इन केस, इनको भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस आई वर्क हार्ड आई विल पास, अनलेस आई वर्क हार्ड आई विल नॉट पास। तो इसका मतलब है कि इफ के जगह पे आप इनमें से कुछ भी लगा दो, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ही तो रहेगा। यानी इफ वाला भाग अनलेस वाला भाग भी हो सकता है, अनटिल वाला भाग भी हो सकता है, व्हेन वाला भाग भी हो सकता है, प्रोवाइडेड वाला भाग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो दिस इज क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब बेटा इस सब चीज में उतना फंसने की जरूरत नहीं है। अब मैं आती हूं सबसे पहले प्रेजेंट इमेजिनरी सेंटेंसेस में।
बेटा इसको टाइप 2 सेंटेंस कहते हैं। अब कहोगे मैम टाइप 1 कौन है, मैं बाद में बताऊंगी टाइप 1 कौन है और टाइप 2 क्यों लिखा दिया है पता है, क्योंकि जो क्या नाम है इन लोग टीचर्स के एग्जाम्स में आते हैं, अब वो पूछते हैं किस टाइप का सेंटेंस है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, क्या है। तो क्या बोल रहे हो बेटा, यस व्हेन प्रोवाइडेड, ये सब आता है, ठीक है। ये अननेसेसरी बातें मत लिखो बेटा, वही सेम चीज रिपीट क्यों लिख रहे हो जो मैं पढ़ा रही हूँ, कोई क्वेश्चन हो तब लिखना। टाइप 2 सेंटेंसेस प्रेजेंट इमेजिनरी सेंटेंसेस। आप समझो प्रेजेंट इमेजिनरी सेंटेंसेस है क्या, प्रेजेंट इमेजिनरी सेंटेंसेस है क्या, ध्यान से सुनो। मान लो अगर मैं आपका क्लास लेने नहीं आई, ठीक है, आपने कहा मैम आपने क्लास नहीं लिया, तो मैं आपको ये कहूंगी कि अगर मैं ठीक होती है ना, या अगर मैं स्वस्थ होती तो मैं आपका क्लास लेती। इसका मतलब है प्रेजेंट में इमेजिनेशन किस बात का है, फिट एंड फाइन होने का। तो मैं कहूंगी इफ आई वर फिट एंड फाइन I would take your class. If I were fit and fine, I would take your class. है ना? If I were not unwell, I would teach you regularly. ठीक है, देखो तो अनलेस का मीनिंग जब तक होता है बेटा, अभी बीच बीच में ये सब मत करो। देख लिया? इफ आई वर फिट एंड फाइन, अगर मैं फिट एंड फाइन होती, आई वुड टेक योर क्लास, तो मैं आपकी क्लास लेती। इसका मतलब क्लास नहीं चली और मैंने आपको ये एक्सक्यूज दे दिया। दिस मीन्स ये इमेजिनेशन है कि भाई मैं आपकी क्लास लेती अगर मैं फिट एंड फाइन होती तो। इफ आई वर नॉट अनवेल, अगर मैं अनवेल नहीं होती, मतलब क्या है, मतलब ये इमेजिनेशन है भाई, मैं अगर अनवेल नहीं होती तो, इसका मतलब अनवेल हूं। यहां देखो आई के साथ बेटा वॉस आता है, लेकिन यहां वर है। आई के साथ वॉस आता है, वर है। अगर मान लो, अगर आप कहोगे अगर मैम अनवेल नहीं होती, तो इफ शी वर नॉट अनवेल शी वुड टीच अस रेगुलरली। आप अपने फ्रेंड को ही बोलोगे ना, अगर अनवेल नहीं होती तो हमें रेगुलरली पढ़ाती, है ना। तो इसका मतलब है आई लगाए हो या शी लगाए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वर ही लगाना हो, ठीक है ना। अब देखो यहां पे, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता,
आई वुड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाता। इसका मतलब मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, अगर होती तो बढ़ाती। इफ आई वर इन योर प्लेस, इफ आई वर यू, इफ आई वर इन योर शूज। देखो कहते हैं जो जूते पहनते हैं उसे पता होता है कहाँ काट रहा है ना? तो इसीलिए सबके साथ देखो आई वर, आई वुड नॉट ट्रस्ट एनी वन, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। इफ महात्मा गांधी वर अलाइव टुडे, अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो ही वुड फील सॉरी फॉर द कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के लिए उसे दुख होता। आप देखो इन तीनों में, इफ महात्मा गांधी वर अलाइव, देख रहे हो, इफ महात्मा गांधी वर अलाइव, इफ आई वर यू, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, यानी सब्जेक्ट प्लस वर है। और आगे क्या है? आई वुड इंक्रीज, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। आई वुड नॉट ट्रस्ट, देखो वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ही वुड फील सॉरी, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, है ना? देखो ध्यान से सब, चलो स्ट्रक्चर देख लो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ठीक है, देखो देखो जल्दी फटाफट। क्या रुक जा, बात कर, देख लिए? अब सुनो बेटा, अगर इफ को हम हटा दें ना तो वर आगे आ जाएगा। जानते हो क्या है ये? इसको कहते हैं हम लोग इन्वर्जन। अगर हम इफ को हटा दे, अगर इफ हटा दे तो वर आगे आ जाएगा। कहोगे मैम ये कैसा स्ट्रक्चर है? भाई कंडीशनल सेंटेंस में इफ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इफ के बिना कंडीशनल कैसे बनाओगे? लेकिन कहोगे ना मैं इफ हटाऊंगा ही, तो हटा दो। हटाओगे तो क्या होगा? हटाने के बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो इस वर को उठा के आगे बिठा देंगे ना तो वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में से अच्छा स्ट्रक्चर कौन है? कोई नहीं, दोनों सही। अब आओ कुछ और सेंटेंसेस देखो जो आपको समझाने में हेल्प होगा। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ता। देखो
एक मिनट रुको बेटा मेरा। If I were a bird, I would fly in the sky. अगर मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ता। If I were the education minister, अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता, I would bring several reforms, मैं कई परिवर्तन लाता। अब देखो if हटा दिया मैंने तो वर उठ के आगे आ गया। Were I the civil services examination topper today, अगर मैं आज टॉपर होती CSC एग्जाम की तो आई वुड बी ऑन क्लाउड 9, मैं सातवें आसमान पे होती, बहुत खुश। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं पुअर की हेल्प करती। इफ आई वर गॉड, अगर मैं भगवान होता, नो चाइल्ड वुड स्टार्व, तो कोई भी चाइल्ड स्टार्व यानी भूखे नहीं मरता। इन सब में देखो आप इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, आगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। बेटा ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस V2 वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर, याद रखना इस वर की जगह पे आपको जनरली वॉज देगा जो कभी नहीं होगा, और यहां पर भी वुड प्लस वर्ब के बेस फॉर्म की जगह पे वुड हैव प्लस V3 दे देगा जो नहीं होगा। और ये क्या है, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है, यानी वर्तमान का। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता, देखो रिफॉर्म का मतलब होता है बेटा चेंजेस, ठीक है ना। क्लियर? चलो अब बस इतना स्ट्रक्चर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन से पहले उसको देख लो, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। जितना पढ़ाया है उसी पर बेस्ड। ओके अंजलि, देख लेती हूँ मैं।
हो गया? आई विश आई एम द रिचेस्ट। बेटा विश कर रहे हो, रिचेस्ट हो नहीं, आई वर द रिचेस्ट। काश मैं रिचेस्ट मैन होता इस पूरे वर्ल्ड में। इफ ही इज अ मिलियनर नहीं, इफ ही वर अ मिलियनर। अगर वो मिलियनर होता, ही वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट में को मैं उसमें पैसा लगाता, हेल्प करता। आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, इस सेंटेंस को उल्टा कर दिया है। वुड एक्सेप्ट, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो। 11th में नो एरर। देखो ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। और ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है मीनू। If I was he, if I was he, if I were he, if I was he, again was नहीं होगा, were होगा। He commanded me as if he was my husband, as if he were my husband। देखो है ना, उसने मुझे ऐसे कमांड किया जैसे कि वो मेरे हस्बैंड हो। अब ये कहोगे आप मैम इसमें तो इफ वाला भाग ही नहीं है, मतलब सॉरी इसमें तो वुड वाला भाग ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, इफ बता दे रहा है कि वो मेरे हस्बैंड नहीं है, जैसे कि मेरे हस्बैंड है ना। बाकी में वुड है ठीक है, लेकिन इफ वाले भाग में वॉस तो आएगा ही नहीं। दैट इज द मेन थिंग। देखो क्लियर? रिपीट कौन सा? 9th वाला। 9th वाले में है क्या बताओ ना, सब तो सेम चीज है। आई विश, काश मैं रिचेस्ट पर्सन होता, ठीक है, काश मैं रिचेस्ट पर्सन होता, ये बोल रहा है। चलो
हो गया? इफ ही आई वॉज ही, इफ आई वर ही, इफ आई एम द पीएम, इफ आई वर द पीएम, इफ आई वॉज यू, इफ आई वर यू। देखो सब में वही चीज है। अगर मैं पीएम होता तो सारे जुलूस बैन कर देता। इफ आई वर यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट, तो मैं डॉक्यूमेंट साइन नहीं करता। सब में एक ही चीज है यार, देखो ना, सब में वही एग्जाम्पल है, सब कुछ वही है। चलो जल्दी करो तो। क्या हुआ? अच्छा बस 5 मिनट में छोड़ देंगे यार, उतना नहीं ठीक लग रहा है, बोल दो। चलो, इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हाट स्टेप्स वुड यू हैव टेकन। बेटा यू वर है तो वुड हैव टेकन नहीं है ना, वुड यू टेक होगा, वुड यू टेक होगा। देखो, इफ यू वर द पीएम व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक। देखो, द काउंसलर बिहेव्स, ऐसे बिहेव करता है एज इफ ही वर द चीफ मिनिस्टर, जैसे कि वो चीफ मिनिस्टर हो, ऐसा काउंसलर बिहेव करता है। देखो ठीक है बेटा, इतना ही रहने तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है।